खाका साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और क्या देख रहे हैं आपके, एक नया मुआहदा होने जा रहा है आईएमएफ के साथ, और ये मुआहदा जो है मुआशी स्टेबिलिटी को लेकर कितना कारआमद साबित होगा। और अगर हुकूमती पॉलिसीज़ की बात की जाए तो हुकूमती पॉलिसी जो है वो मुस्तकबिल में क्या एक बेहतर मईशत की जामिन होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी मेरे लिए तो दुख की बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें 24वीं दफ़ा आईएमएफ के साथ इंगेज करना चाहिए। आई मीन आईएमएफ इज़ अ डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। तो हम 76 साल हिस्ट्री में 24वीं दफ़ा उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम सब के लिए ये एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि जी। हमने किस तरह मुल्क की मईशत को चलाया है, कि हम अब भी आईसीयू के डॉक्टर की जो मेडिसिन हैं वही ढूंढ रहे हैं। Having said that, I don't think we have another option. It is probably the only option that we have. जी। हमें 24 से 25 अरब डॉलर इस साल जमा करने थे। इतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट अगले साल है, और आने वाले सालों में 27-28 अरब से लेके 31 अरब डॉलर तक की रिक्वायरमेंट है। जी। ये बगैर आईएमएफ में जाए हुए पूरी नहीं हो सकती। सो आईएमएफ इज काइंड ऑफ अ नेसेसिटी। हम्म। आईएमएफ के अलावा जब आपने मुल्क को चलाया तो जून जुलाई में आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, या डिफॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। आप यकीन करेंगी मैम, 4 अरब डॉलर के ज़खायर थे। हमारा रुपया जो था वो जायरेट कर रहा था। जी। आज देखिए, आईएमएफ के साथ जिस तरह मुल्कों को बिहेव करना चाहिए पाकिस्तान ने टिपिकली बिहेव किया है। ज़खायर 8 अरब डॉलर के हैं, हमने 1 अरब डॉलर की एक पेमेंट भी की है यूरो बॉन्ड की, कन्वीनियंटली कर पाए हैं। रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, 307 रुपए तक टेस्ट किया था इसने हमारे इंटरबैंक मार्केट में, और अब 278 रुपए पर रिलेटिवली स्टेबल है। जो जी। बैरूनी खसारा है वो पहले 8 माह में, यानी जुलाई टू फरवरी इस साल, वो तकरीबन 1 अरब डॉलर पे है। पिछले साल 4 अरब डॉलर पे था। इन्फ्लेशन कम हुई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह हम्म। 38% थी पिछली मई को। इस फरवरी को ये शरह 20.7% के करीब आ गई है। सो हम्म। लुक एट व्हाट यू अचीव्ड बीइंग इन एन आईएमएफ प्रोग्राम। अब ये खुद सोचिए कि आप इनमें से कोई काम भी जो हैं वो खुद करने के काबिल नहीं है। सो हाउ सवियर इज द इकोनॉमिक गवर्नेंस चैलेंज इन पाकिस्तान। पर जी। आखिरी जुमला बिफोर यू आस्क मी मोर क्वेश्चंस ये है कि इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि हम्म। आपके कोई भी कलीदी मसाइल हल हुए हैं। आपका जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है वो ब्रोकन है। मैं हमेशा कहता हूं, आप एक डेट फंडेड कंजम्पशन लेड ग्रोथ करते हैं, हम्म। एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं होती। यानी जी। कि ना एक्सपोर्ट 9% हुजम है इस वक्त टोटल जीडीपी का, इंडिया 22% पे है, हम्म। वियतनाम 93% पे है। दूसरी बात, आपका एनर्जी सेक्टर ब्लीड कर रहा है। मतलब ये तो हुकूमत मानती है कि इस साल 600 अरब के करीब तो इनएविटेबली ये ब्लीड कर जाएगा पावर सेक्टर, जी। और उसकी इनएफिशिएंसीज अपनी जगह, तो उसको भी अभी हमने कुछ नहीं किया। तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो खर्चे हैं हम्म। बहुत बड़ा, यानी कि एक्सपेंडिचर का बोझ जिसको ठीक करना है, और टैक्सेशन 9 से 10% है जीडीपी का, अगेन इंडिया 18% पे है। वो अपनी जगह, ये तीनों मसाइल ही अगर हल करने हो वो अपनी जगह खड़े हैं। पर एक तकवीत मिल गई है बीइंग इन अ प्रोग्राम एडजस्टमेंट्स की वजह से, हम्म। यानी कि इकोनॉमी को होल्डिंग पैटर्न पे ले गए हैं आईएमएफ की जो एडजस्टमेंट्स हैं, एंड जी। दैट इज वेयर वी स्टैंड। ठीक है। खकान साहब आप फरमा रहे थे ग्रोथ फ्रेमवर्क की, अगर 5% पे जाता है तो क्राइसिस बहुत बढ़ जाता है, फिर वहाँ पर हमारे लिए एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? और आप समझ रहे हैं कि जो अभी जो इकदाम किए गए, आप भी अक्सर ये बात कहते थे कि जो इकॉनमी इसलिए स्लो की गई ताकि जो शरह सूद है उसको भी मैनेज किया जा सके। अगर आपके मुताबिक चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो फिर ग्रोथ फ्रेमवर्क को हम किस पोजीशन पे लेकर जाएंगे, किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है या बनाया जा रहा है? और फिर अगर ये इकॉनमी की सिचुएशन जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो इशारे बता रहे हैं, तो फिर क्या शरह सूद में भी कमी होती देख रहे हैं? सो शरह सूद पे कमेंट पहले कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इस पे। देखिए, मुझे उम्मीद तो ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह है, वो हमारे पॉलिसी रेट से नीचे आ गई है। 22% का पॉलिसी रेट है, कोर जी। इन्फ्लेशन 16, और ये 20 रियल रेट पॉजिटिव हो गया है। बट मसला यूं आ रहा है कि आईएमएफ जब इसको मॉडल करेगा
तो वो ये कहेगा कि ये तो आपने संभाल लिया है, पर आपका जो मालियाती खसारा है वो तो आपने 6.5% से बढ़ा के 8% पे कर दिया, नोट उसी तरह छाप रहे हैं आप, तो मॉनेटरी टाइटनिंग को मैं कम नहीं करने दूंगा। ये एक बात है। हैविंग सेड दैट, रूम जरूर क्रिएट हो गया, 29 अप्रैल को नहीं तो आने वाले माह में जरूर 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1 से 2% तक हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, यानी कि मॉनेटरी ईजिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि इस शरह पे बोरो करके कोई भी कारोबार नहीं चल सकता, मैं समझता हूँ। अब जो दूसरा आपका सवाल है वो कलीदी है। उसके लिए पहले तो आपको इन अल्फाज को भूलना पड़ेगा, गेम चेंजर, एशियन टाइगर, टेक ऑफ, ऐसी कोई चीज नहीं होती। चीज यह है कि आपको बिलीव करना है कि पाकिस्तान में मार्केटिंग काम नहीं कर रही, यानी कि आपको मार्केट्स बनानी है ताकि कंपेटिटिवनेस क्रिएट हो। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो एसओईज है वो ब्लीडिंग है, तो वो एक बोझ है हमारी इकोनॉमी पे, 2% खा जाते हैं हमारे यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उससे निकलिए ताकि एफिशिएंसी पैदा हो। पाकिस्तान की इससे जो बढ़ के चीजें हैं वो हैं डीरेगुलेशन। इससे मतलब ये है कि कारोबार पाकिस्तान में करने की आसानी पैदा करें। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है। 3 तरह से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी इस वक्त फंसी हुई है रियल एस्टेट, डॉलर और गोल्ड में। री इंसेंटिवाइज कीजिए और अपने इंसेंटिव दीजिए मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर को। सो अपनी सोच को बदलिए। पाकिस्तान को ग्लोबल इंटीग्रेशन करने के लिए जो जिस तरह से कह रहे हैं सोच को बदलना होगा, अब मजीद जो है इस नए जो कर्ज प्रोग्राम है हमें और मजीद कौन सी शराइत का सामना हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैंने एक आर्टिकल लिखा न्यूज जरीदे में, उसमें उसका टाइटल है इज पाकिस्तान रेडी फॉर आईएमएफ। इसका जवाब तब आता है कि आप पहले तो तैयारी तो करें ना, कि आपने आईएमएफ से जाके गुफ्तगू क्या करनी है। आईएमएफ ने तो बता दी है शराइत, पाकिस्तान ने बताना है कि वो क्या। वो कह रहे हैं कि आपको अपनी टैक्सेस की मद में टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, उनका हुजम भी बढ़ाना पड़ेगा और ब्रॉड बेसिंग भी करनी पड़ेगी। नई टैक्सेशन आ सकती है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि शायद आपको जो सेल्स टैक्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वापस लाना पड़े, बिकॉज और जरिया कलेक्शन नहीं है। इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनर्जी सेक्टर की प्राइस पास थ्रूज हैं जो कि जुलाई में होने वाले हैं, ये याद रखिए कि गैस का एक बहुत बड़ा चंक जुलाई में ओगरा आपको कहेगा बढ़ाने को, और आईएमएफ के एक प्रोग्राम की चूंकि उस वक्त एंगेजमेंट हो रही होगी तो यू मे हैव टू चेंज दैट। इसी तरह बिजली की कीमत में 3 से 7 रुपए की जो बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है वो आई थिंक हो सकती है ऑन दी एवरेज, यानी कि मेरे ख्याल है 30-32 रुपए का एवरेज टैरिफ होगा जो पावर सेक्टर का है, उसको उस पे इतनी बढ़ाना आ सकता है। ये आपको फंड कहेगा। और फिर वही कि एसओई की प्राइवेटाइजेशन और इस तरफ बढ़ें, और अपने जो आपके इस वक्त मरात याफ्ता तबके हैं, 2100 से 2200 अरब की मरात आपने दी हुई है, तो वो आपको ये जरूर कहेगा कि इन पे से ये मरात उठाइए ताकि आपकी इकोनॉमी में आप शिफ्ट कर सकें। ये मरात उठाकर इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकें। ठीक है, इस किस्म का जो आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, पहले भी आपको पता है बहुत से टैक्सेस जो हैं वो लग चुके हैं, अभी मजीद भी लगने वाले हैं, तो इससे जो है वो इंडस्ट्री का जो है वो पहिया जो है, आपको नहीं लगता कि वो बंद हो जाएगा और बरामदात को जो है वो कैसे फ़रोग दिया जा सकेगा? मैडम, आपने इससे ज़्यादा जिसे कहेंगे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो नहीं किया, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि हम यही तो कोशिश कर नहीं पा रहे कि हम एक तो 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं भी वही बिल जो मोबाइल है उस पर चार्ज दे रहा हूँ सरकार को, आप भी वही दे रही हैं, साइकिल वाला भी और लैंड क्रूजर वाला सब एक दे रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकाल कर
मुल्क को डायरेक्ट टैक्सेशन में कैसे लाना है, ये जवाब तो आपको खुद देना है। इसी तरह आप ईजिंग करेंगे ऑफ टैक्सेशन प्रोसेस। अब आगे आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा चंक दे रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बोझ उठा रहा है, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो। पूरे मुल्क में 4 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, चाहे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, उसको प्रॉपर इनकम टैक्स की रजीम में तो लाइए ना। जो 5-10% बड़े जमींदार हैं उनसे तो पैसे लीजिए। तीसरी बात, रिटेलर्स पे टैक्स लगाना चाहिए। अभी आपने रिटेलर की एक स्कीम दी है, अब इसको फॉलो थ्रू करें। अगर नहीं भी लोग रजिस्टर करते, जो कि इनिशियल अहदाफ नहीं भी आपके पूरे होते, देन सेंड देम नोटिसेस एंड गो आफ्टर दोज पीपल। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि वेज अर्नर तो 20% टैक्स कटाए और जो रिटेलर है उसको 2000 लगाएं माहवार और वो भी देने को तैयार ना हो। दूसरा, प्रॉपर्टी इस मुल्क में एक ऐसी चीज है जो अनप्रोडक्टिव है, उस पर टैक्सेस लगाएं ताकि ये जो रियल एस्टेट स्पेक्यूलेशन है उसमें से हम निकलें। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि ये समझिए, स्पेक्यूलेशन इज नॉट अ बैड थिंग, बट फॉर मी टू स्पेक्यूलेट ऑन लैंड दैट इज लाइंग वेकेंट इज अ बैड थिंग। गुड स्पेक्यूलेशन इज कि एक दुनिया टीवी आया है, उसके हिस्सेस जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे आए हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छे एंकर लेकर आगे इनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलने हैं, इनका रेवेन्यू बढ़ना है, मैं उसके हिस्सेस खरीदूं और उस पर स्पेक्यूलेट करूं। दैट इज अ गुड थिंग टू डू। नौकरियां भी क्रिएट हो रही हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। इसी तरह कोई मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स पे करूं। जब बाहर हम टेस्ला का शेयर खरीदते हैं तो मतलब अभी कुछ भी नहीं था और कहाँ $200 पे चला गया, तो हम स्पेक्यूलेट करते हैं। दैट इज गुड स्पेक्यूलेशन। पाकिस्तान में हम कहते हैं सोने पे स्पेक्यूलेट करो।